एपिसोड नंबर 281 टू 283। अथर्व सबको सच्चाई बता रहा था। अथर्व ने आगे कहा, क्यों औरत उसे अस्पताल दे तक लेकर चली गई थी इसका अबॉर्शन करने के लिए, लेकिन अबॉर्शन का भी एक वक्त होता है जो निकल चुका था, इसलिए मुझे पैदा करना उनकी मजबूरी बन चुकी थी। फिर इन्होंने कोशिश जारी रखी कि मैं मरा हुआ पैदा हो जाओ, इसीलिए जो चीज़ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खानी चाहिए थी वह सब इन्होंने खाई, लेकिन मैं तेरा ठीक प्राणी में टाइम से पहले ही इस दुनिया में आ गया। फिर इस आदमी ने नया तमाशा शुरू किया कि मुझे अनाथालय में छोड़ा है, लेकिन दादी ने इन्हें चमकाकर मुझे इसे ले लिया और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। सब ने मीनल जी को देखा जिनके भी आंसू बह रहे थे। वहां मौजूद आरती, ध्रुविका, किया, प्रियंका, आकृति और अनुषा के साथ सब लड़के दुख और आंखों में आंसू लिए अथर्व को देख रहे थे। तब अथर्व ने आगे कहा, 12 साल तक मैं इस हवेली में पहला बड़ा, तब तक इस औरत और इस आदमी ने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। दादी मुझे कैसे पाल रही है, मुझे भी सब बच्चों की तरह माँ बाप का प्यार चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने मुझे पल पल तरसाया इस चीज़ के लिए, यहाँ तक कि उनके बच्चों ने भी मुझे सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे मेंटली टॉर्चर किया। यहाँ और स्कूल में भी दादी अगर मेरी खुशी के लिए पराठे बनाकर भी मुझे दे देती थी तो ये लोग, अथर्व आयुष की तरफ इशारा करके बोला, ये लोग उसे खाने को मेरे मुंह पने की बजाय मिट्टी में मिला देते थे। मेरी खुशियों के साथ साथ उनका भी अपमान करते थे। आयुष की गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई, वहीं सभी बच्चों को बहुत बुरा लगा। तब अथर्व ने आगे कहा, एक बार इनकी हरकतों से तंग आकर मैंने गुस्से में इसके दोस्त का सर फोड़ दिया। फिर क्या था, इस आदमी ने मुझे यही इसी बीच हाल में बहुत पीटा था। स्कूल से मुझे निकाल दिया गया था, बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर के कारण मैं मानसिक रोगी बन गया था। ये सब लोग मुझे पागल समझते थे, पागलों के डॉक्टर को मेरे लिए बुलाने लगे जिन्हें मैं भगा देता था। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया, इस दौरान इन लोगों को या फिर इस आदमी औरतों में से किसी ने भी मेरे कमरे में जाकर नहीं देखा। अपनी बीमारी के दौरान मैं मर गया या फिर जिंदा हो, खैर फिर किसी स्कूल में मेरे एडमिशन की बात इन्होंने की, लेकिन तब तक गर्मियों की छुट्टी पड़ चुकी थी, इसलिए 1 महीना और मुझे रेस्ट मिल गया। लेकिन इन छुट्टियों में इनका भतीजा यहाँ रहने आया हुआ था जो कि बेहद बेशरम टाइप का लड़का था। अथर्व ने राधा को देखकर कहा तो उसकी भी नजरें झुक गई। तब अथर्व ने आगे कहा, वह कुणाल एक नंबर का हरामी, उससे मैंने एक दिन इसके ही कमरे के दरवाजे से झांकते देखा, पर मुझे देखकर वह डर गया और भाग गया। मुझे उसे वक्त समझ में नहीं आया कि वह क्या कर रहा था। फिर 2 दिन बाद मैंने उसे इस आदमी और औरत के कमरे में जाकर अश्लील हरकतें करते हुए देखा तो मेरे अंदर आग लग गई। मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैं उसे जान से करने के लिए उसे पर हमला करना चाह, लेकिन मौके पर जाकर उनके प्यार से बड़े बेटे ने आकर मुझे रोक दिया और मुझसे कहा कि यह उसे खुद समझा देगा। और अगले दिन सुबह जो वह कुणाल गंदी हरकतें कर रहा था वह सारा इल्जाम इसने मेरे ऊपर लगा दिया। ऋषभ और किया के साथ सभी बच्चों ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। तब आदित्य ने बीच में कहा, अथर्व तुम जानते हो मैं ये सब सिर्फ तुम्हें यहाँ से बाहर भेजने के लिए किया था, क्योंकि तुम्हारी वजह से माँ पापा में आए दिन झगड़ा होते रहते थे। तब अथर्व उसे रोकते हुए बोला, शट योर माउथ मिस्टर आदित्य ठाकुर, वरना तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं करता। तब आदित्य चुप हो गया। तब अथर्व ने कहा, उसे वक्त से पहले तक यह आदमी मेरे लिए क्या यह अहमियत रखता था ये बताने का, इसलिए मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। आपकी बात, बड़ा भाई ही पिता का हक रखता है और यह हक मैंने इसे दिया भी था। जिस तरह इसने सभी भाई बहनों को एक साथ जोड़ रखा था, उन्हें हमेशा अपने साथ रखना, भले ही मुझे छोड़ दिया था लेकिन फिर भी मैंने इसकी कही हर बात मानी। स्कूल में और घर में किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी इसके बाप के सामने ज्यादा नहीं आया, सिर्फ इसके खाने की वजह से। और इसने क्या किया, इसने मुझ पर एक 12 साल के बच्चे पर इतने घिनौना इल्जाम लगाया जिसने झूठा होने के बाद भी मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया। आदित्य अथर्व के सीने से आकर चिपक गई और सिसकने लगी। तब अथर्व उसका शहर सहलाते हुए बोला, मेरी मांगू आगे की स्टोरी बड़ी मजेदार है, क्योंकि तेरी माँ भी तुम मुझे आगे ही मिली थी, तुम ही दोनों तो कहते थे ना कि अपनी स्टोरी सुनाओ। फिर अथर्व आगे बोला, फिर एक बार भी फिर मेरी सुताई इस आदमी ने की जिससे दादी मुझे छुड़ाकर अपने कमरे में ले गई और अगले 1-2 दिन में ही मुझे दिल्ली हॉस्टल में भेज दिया गया, जहां मुझे जिंदगी देने वाले दोस्त मिले, भाई मिले और बेइंतहा प्यार करने वाली 3 माँ और पापा के साथ फ्री में बुढ़ाओ भी मिले। अथर्व आगे बोला, आगे इलाज के दौरान मैं वंश के घर पर राजस्थान में रहा, जहां विद्या माँ ने मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया, लेकिन अब आगे चलकर तीनों ही माँ मुझे लेकर झगड़ना लगी कि मैं उनके साथ रहूं। तब दादू ने विराट पापा से मिलकर कुछ चक्कर चलाया और प्रीतम बाबू की गोद में
मुझे डाल दिया गया मतलब गोद ले लिया गया। जब मैं 18 साल का हुआ तब मैं उन टेम्पररी पेपर्स को साइन करके पक्की फाइल में बदल दिया और इस तरह मैं नाम के ठाकुर से अथर्व सूर्यवंशी बन गए। इसके बारे में मैं आखिर तक भी यहाँ किसी को पता नहीं चलने दिया। फिर प्रीतम पापा ने मुझे अपनी मस्ती वाले संस्कार कूट कूट कर भारी और 25 का जाप में हुआ तब मुझे वापस यहाँ भेजा गया जहाँ इस आदमी और इस घर के हर सदस्य को अपना अथर्व ठाकुर वापस चाहिए था, लेकिन यहाँ रहकर मैं अपनी तीनों माँ के साथ अन्याय नहीं कर सकता था। फिर अथर्व ने मुंबई में बिताए अपने 6 महीने पूरे डिटेल में बताएं अपने कमांडर वाली बात को वह छुप गया और बस इतना बताया कि वह ललित जी के केस सॉल्व करने में उनकी मदद करता था। आखिर में अथर्व ने गणेश विसर्जन वाला किस्सा सुनाया और कहा उसे दिन मुझे उसे बम को डीएक्टिवेट करने की तरकीब पता थी, लेकिन फिर भी मैं उसे लेकर भाग सिर्फ इस आदमी की अकल ठिकाने लगाने के लिए कि इन लोगों से दूर जाने के लिए मैं मर भी सकता हूँ। फिर मैंने उसे बम को फेंक दिया और कुछ थोड़ी बहुत चोटें मुझे आई। उसके अभियान के पैदा होने के बाद माँ पापा के साथ मैं वापस दिल्ली लौट गया अपने घर। अथर्वानी मुंबई में बीते अपनी 6 महीने पूरी डिटेल में बताएं सब बच्चों को अपने कमांडर वाली बात को वह छुपा गया और बस इतना बताया कि वह ललित जी की केस सॉल्व करने में उनकी मदद करता था। आखिर में अथर्व ने गणेश विसर्जन वाला किस्सा सुनाया और कहा उसे दिन मुझे उसे बम को डीएक्टिवेट करने की तरकीब पता थी, लेकिन फिर भी मैं उसे लेकर भाग सिर्फ इस आदमी की अकल ठिकाने लगाने के लिए कि इन लोगों से दूर जाने के लिए मैं मर भी सकता हूँ। फिर मैंने उसे बम को फेंक दिया और कुछ थोड़ी बहुत चोटें मुझे आई थी। उसके बाद अभियान के पैदा होने के बाद माँ पापा के साथ मैं वापस दिल्ली लौट गया अपने घर। सब बात कर अथर्व सभी बच्चों से बोल अब तुम सब बताओ बच्चों, क्या मेरे माँ पापा ने कुछ भी गलत किया? फिर ऋषभ से अपने बेटे के हिस्से का प्यार मुझे करके उन्होंने क्या गलत किया? आज भी वह तीनों तड़प जाती है मेरी एक आह पर। मुझ पर कोई खतरा आता है तो उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। सगाई में आते वक्त भी माँ डर रही थी मुझे यहाँ भेजने से, और उनका बड़ा दिल देखो आज वह और यह सब दोस्त चाहते हैं कि मैं इस आदमी और औरत को माफ कर दूं, लेकिन मेरी आत्मा ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझ पर बीती है। अभी भी यहाँ आता हूँ तो सब कुछ मुझे याद आ जाता है, लेकिन मेरी दादी यहाँ रहती है, ध्रुविका है यहाँ और तुम बच्चों की आधी पलटन यहाँ रहती है, इसलिए अपने दिल के जख्म दबाकर यहाँ आ जाता हो सिर्फ तुम सबकी और अपनी पहली माँ मेरी दादी की खुशी के लिए। जैसे अपनी तीनों मानों के साथ अन्याय नहीं कर सकता वैसे ही उनके साथ भी नहीं कर सकता। ये कहकर अथर्व जाकर मीनल जी की गोद में सर रखकर बैठ गया जिस पर वह हाथ फेरने लगी। ठाकुर हवेली में अथर्व मीनल जी की गोद में कर रख कर बैठा था। मीनल जी उसका सर से हिला रही थी तब अथर्व ने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया और कहा मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरी खुशी को देखते हुए उन्होंने कभी मुझे यहाँ रोकने की जिद नहीं की। मुझे पता है वह कितना दुखी होती है जब मैं यहाँ से जाता हूँ, अगर मेरे बस में होता तो मैं इन्हीं भी अपने साथ ले जाता है, वैसे भी इनका बुढ़ा पति किसी काम का नहीं है। ये सुनकर मोहन जी ने अथर्व को घूर कर देखा। तभी अद्वैत, जो इतनी देर से चुप था, वह आदित्य, रोहिणी और राकेश से कहा हमें लगता था कि पापा आप लोगों से किसी बात को लेकर नाराज होंगे तो हम आप लोगों से सुलह करवा देंगे, लेकिन आप लोगों ने कोई गलती नहीं की बल्कि पाप किया है। एक छोटे से बच्चे जो आपका खुद का बेटा और भाई था उसके बाल मन को इतनी बुरी चोट पहुंचाई, बचपन से लिया उनका। उसने राकेश से कहा और आप दोनों ने तो उन्हें जीते जी अनाथ बना दिया। उनसे प्यार नहीं कर सकते थे तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो निभाने। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे पापा हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें खुद वह सब नहीं मिला। और आप ताऊजी हमारे प्रीतम दादू को गलत बता रहे थे, बताइए क्या गलत किया उन्होंने? एक बच्चे की जिंदगी संवार दी है, अगर वह गलत है तो आप सब क्या हो? तभी ऋषभ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पापा, आप अपने ही भाई के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर सकते हैं? आपने इन्हें घर से निकलने के लिए, उसे सांप को पूरी जिंदगी हमें डसने के लिए छोड़ दिया। वह आदमी आज भी आप सबके अर्थ चाचू के पीछे पड़ा है, अगर उसे समय आपने उसका फन कुचला होता तो उन्हें सजा दिलवाई होती तो शायद वह आराध्या मासी पर कभी बुरी नियत नहीं रखता, इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता कि आज वह आप सबके खून का प्यासा हो गया है। आप सब अर्थ चाचू के गुनहगार हो और फिर भी उनसे उम्मीद करते हो कि वह यहाँ आप लोगों के साथ रहे, अपने स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर। हूं वह चाचू है जो आज भी यहाँ आते रहते हैं, मैं उनकी जगह होता तो कभी आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखता। अदिति रोहिणी से बोली मुझे या अवी को एक खरोच भी आ जाए तो मेरी मम्मी की जान निकल जाती है, और आप खुद अपने बच्चों को मारने की कोशिश कर रही थी। पहले मुझे लगता था कि पापा बेवजह आप दोनों को सुनाते रहते हैं, लेकिन अब जब सच पता चल गया है हमें, तो आज के बाद हम अपने पापा को यहाँ कभी नहीं आने देंगे और ना खुद आएंगे। फिर अदिति अथर्व से बोली हम बड़की दादी को भी अपने साथ ले जाएंगे पापा, और ध्रुवी बुआ को भी, फिर हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। तब अथर्व अदिति से बोला हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। दिति तब आकृत्य बोली क्यों नहीं कर सकते चाचू, देखा जाए तो पहले हमारे बड़े दादू से उनकी शादी हुई थी तो ये हमारी दादी हुई। तब अथर्व उन्हें समझाते हुए बोला फिर तो ये प्रीतम पापा को भी यहाँ हमेशा के लिए रख सकती है ना, उनको भी तो इन्होंने जन्मा है।
तब अद्वित ने कहा वह बात अलग है पापा। तब अथर्व ने कहा बात कैसे अलग हुई, दोनों में से गलती किसी की नहीं थी, बस हालत गलत है। देखो दादू ने पापा के साथ एक अलग परिवार बनाया और इन्होंने दादाजी के साथ। अब जब दोनों अपने परिवारों के साथ खुश है तो क्यों हम इन्हें परेशान करें। सभी बच्चे राकेश, रोहिणी और आदित्य को ना उम्मीद से देखते हुए वहां से ऊपर छत पर जाकर बैठ गए। वही पीछे अथर्व आदित्य से बोल अब मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, गिर गए ना अपने ही बच्चों की नजरों में। अब चाहे कुछ भी करना दोबारा उनकी नजरों में चढ़ नहीं पाओगे। और क्या लगा था तुम्हें सब जानकर मेरे बच्चे मुझे यहाँ ले आएंगे, नहीं अब वह खुद यहाँ आने से कतराएंगे पर रहेंगे। अथर्व ने सबको सच बता दिया था और सब कुछ जानकर बच्चों को रोहिणी, आदित्य और राकेश पर गुस्सा भी आ रहा था। सभी बच्चे राकेश, रोहिणी और आदित्य को नाउम्मीद से देखते हुए वहां से ऊपर छत पर जाकर बैठ गए। वही पीछे अथर्व आदित्य से बोल अब मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, गिर गए ना अपने ही बच्चों की नजरों में। अब चाहे कुछ भी करना दोबारा अपनी नजरों में जड़ नहीं पाओगे। और तुम्हें क्या लगा था सच जानकर मेरे बच्चे मुझे यहाँ ले आएंगे, नहीं अब वह खुद यहाँ आने से भी कतराएंगे। तब आदित्य ने कहा मैंने आखिरी कोशिश की थी अपनी माँ के लिए अपना पुत्र धर्म निभाने की, वह कहती नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ से जाने का कारण पापा से ज्यादा वह मुझे मानती है। इसलिए मुझे लगता था कि अगर बच्चे यही रहने की जिद कर तो तुम उनके साथ यही रुक जाओगे। तब अथर्व ने कहा ये तुम्हारी कोशिश थी, जो बच्चे कुछ इज्जत तुम्हारे माँ बाप की थी वह भी आज उतर गई। यह मत समझना मुझे इससे दुख हो रहा है, भल मुझे इनके दुख से क्या मतलब। रोहिणी वहां से उठकर भारी कदमों से चली गई। राकेश का मन बहुत ज्यादा भारी सा हो गया था, उसने अपना सीना पकड़ लिया। आयुष और आदित्य के साथ सब लोग घबरा गए सिवाय अथर्व को छोड़कर। आदित्य बोल पापा क्या हुआ आपको, आप ठीक है ना। आयुष भी उसके हाथ पैर मसलने लगा। आरती जल्दी से पानी ले आए। आदित्य ने राकेश को पानी पिलाया। तब कुछ देर बाद राकेश शांत होते हुए बोला कि वह ठीक है। उसने अथर्व की तरफ देखा जो उसके देखते ही टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला यह बड़ी सख्त जान है, इन्हें अभी कुछ नहीं होगा। फिर अथर्व मीनल जी से बोल दादी आप चिंता मत करिए, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और ध्रुविका तुमसे भी बाकी बच्चों को भी थोड़ा बहुत समझा दूंगा। परी जाओ यार, दिन में कुछ अच्छा बना दो। आपके पति ने जो बच्चों का मूड बिगड़ है शायद खाने से कुछ अच्छा हो जाए। वही ऊपर छत पर अव्यान उदासी से बोला मम्मी और पापा की शादी दादू की इच्छा से नहीं हुई, इसलिए वह मम्मी को आज भी पसंद नहीं करते, जबकि वह घर का ज्यादा काम करती है। तब प्रियंका सुबकने लगी और अदिति से बोली दीदी दी क्या आप सब सच में यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। तब अदिति ने कहा क्यों नहीं आएंगे, बड़की दादी तो यही रहेगी ना और पापा के पर घर में नहीं टिकते। अब तो बड़की दादी की तबीयत भी ढीली रहती है तो वह और भी ज्यादा यहाँ आने के लिए उछलेंगे और मेरी शादी भी तो उसे नशेड़ी से होगी। वह कह रहे थे कि शादी के बाद कुछ वक्त मुझे अपने ससुराल में रहकर उन लोगों की अक्ल भी तो ठिकाने लगानी है। अद्वित को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने कहा हमारे पापा कितने अच्छे हैं, फिर भी उनके साथ सब ने कितना गलत किया। अगर चाचू और दादू लोगों को वह नहीं मिलते तो। तब ध्रुविक बोला पापा के लिए भी उन्होंने इतना कुछ किया, वरना उन पुलिस वालों ने उसे दिन उन्हें मार ही दिया था। तब हान बोला विराट दादू ने हमें कभी पता नहीं चलने दिया कि पापा और वंश चाचू सगे भाई है। अर्थ चाचू को यहाँ पर जितने बुरे लोग मिले वहाँ दिल्ली में उसके उलट अच्छे लोग मिल गए। ये तो सिर्फ उनकी कहानी है, वरना कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने माँ बाप से प्यार नहीं मिलता, हर किसी को दादू लोग नहीं मिलते। तब अभय ने कहा शायद इसलिए अर्थ चाचू ग्रंथ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, क्योंकि उसकी कहानी उनसे बहुत मैच होती है। उन्होंने बस उसे गोद नहीं लिया, सीधा दामाद बना लिया। तभी पीछे से अथर्व ने कहा बिल्कुल ठीक, ग्रंथ मेरा चेला बनेगा, इतने बच्चे तो है मेरे पास, मुझे और मुश्तिनों की जरूरत नहीं है। और चलो सब लोग मूड ठीक करो अपना, कल हम पूरा दिन यहाँ के मॉल में आतंक मचाएंगे। अथर्व कुछ देर बच्चों के साथ बैठा, उनसे हंसी मजाक करके उनका मुक्त मूड ठीक करता रहा। फिर रात का पूरा खाना उन सब की पसंद का था तो वह सब थोड़ी खुश थे। बच्चों ने आदित्य, आयुष और राकेश को इग्नोर किया। रोहिणी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बच्चों का सामना करने की। आदित्य को एहसास हो रहा था कि उसके इस कुर्सी से बच्चों और उनके बीच कितनी दूरी आ गई है। उनका खुद का बेटा उसे कितना ज्यादा नाराज है, किया तो जल्दी मान भी जाती थी, लेकिन ऋषभ जल्दी नहीं मानता था। अदिति और अद्वित तो उसकी तरफ देखा तक नहीं रहे थे। उसने अथर्व को देखा जो उसकी तरफ शैतानी स्माइल दे रहा था। रात को डिनर के बाद बच्चे हाल में बैठने की बजाय एक कमरे में खुद को बंद करके बैठ गए ताकि आदित्य लोग उनके पास ना आ सके। आदित्य उदास कर राकेश के पास बैठा था। तब मोहन जी ने उसे घूरते हुए कहा देख लिया तुमने क्या हुआ, सच बच्चों के सामने लाकर, इसलिए मैंने अथर्व को रोका हुआ था, लेकिन तुम हर बार गलतियां करते हो। अब कुछ भी करोगे तब भी बच्चों की नजरों में वह सम्मान नहीं बना पाओगे जो वह पहले करते थे। वहीं दूसरी तरफ ग्रंथ कुछ देर बाद बाहर टहलकर वापस लौट आया था। डिनर के दौरान आलोक जी ने एक और ऐलान कर दिया कि वह अपनी विल दोबारा बनवाएंगे जो पुरानी विल से बहुत अलग होगी। उनके इस फैसले से सब लोग बहुत खुश हुए, सबसे ज्यादा तो ग्रंथ बहुत खुश था कि शायद उसे इस प्रॉपर्टी के माया जाल से छुटकारा मिल जाएगा। रात को उसने खुशी खुशी अथर्व को फोन करके सब बताया तो अथर्व से बोल ज्यादा खुश मत
हो, मुझे तो लगता है वह तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, बहुत तेज दिखते हैं वह, मुझे कुछ तो कांड करने वाले हैं वह। अच्छा, मैं अपने आदमियों को लगा दिया है कंपर, कल शॉपिंग के बाद मैं सब बच्चों को अक्षत के साथ दिल्ली भेजने की कोशिश करूंगा, फिर हम अपना काम करेंगे। कुछ देर और बात करके अथर्व अपने फोन काट दिया और अपने मन में कहा, यह इन बो के दिमाग इतनी तेज क्यों होते हैं। वही ग्रंथ भी यही सोच रहा था कि आखिर उसके दादाजी अब क्या करेंगे। उसकी खुशी टेंशन में बदल गई थी।